बच्चों इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आईसीएसई क्लास की हिस्ट्री की 9th क्लास की बुक है, ठीक है, उसका जो सिविक्स का लेसन नंबर 1 है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले बच्चे तो ये देख लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हम बारे में इतना सुनते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम इतना पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन काम क्या करता है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन आप ये माइंड में बिठा लो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है, ठीक है, ये क्या है, एक बुक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में बच्चों क्या राइट किया होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस राइट किए होते हैं, ठीक है, कि कंट्री को कैसे चलाना है। ओके, कि जो जो भी हमारी कंट्री है वो कैसे वर्क करेगी, कैसे वर्क नहीं करेगी, ठीक है, तो वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किस में राइट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप ये बुक्स देख सकते हो, तो ये क्या है, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी बच्चों सेकंड थिंग हम ये देख लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम पढ़ रहे हैं कि इसमें ये लॉज दे रखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने काम करना है, सिटीजन्स ने काम करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, वो इसका काम है कि जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, उनके बीच में क्या मिला के रखना, तालमेल बिठा के रखना, ठीक है, उनके बीच में क्या कोऑपरेशन बनाए रखना। अभी जब 3 ऑर्गन्स ऑफ मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो 3 ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं बच्चों। एक तो हमारे पास देखो जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। और दूसरा ऑर्गन होता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, ये लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है, यानी लॉ जो ये लेजिस्लेटर बनाते हैं, उनको ये क्या करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, यानी लागू करवाते हैं, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव में आपके पास क्या क्या आता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं हमारे पास, हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करवाते हैं, ये लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी राइट कर भी सकते हो कि कौन कौन से हमारे पास एग्जीक्यूटिव होते हैं। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, और जितने भी हमारे पास चीफ मिनिस्टर्स हैं, ओके, चीफ मिनिस्टर्स हैं सारे स्टेटों में, वो होते हैं हमारे पास में। इसमें हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या बनाते हैं, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो भी ये लेजिस्लेटर्स लॉ बनाते हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो थर्ड ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, वो क्या होता है बच्चों, वो हमारे पास होता है जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी क्या काम करती है, जुडिशरी ये ध्यान रखती है कि जो ये पहले 2 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, ये इन पे नजर रखती है। ओके, इसका काम क्या है बच्चों जुडिशरी का, इन 2 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटर्स और जो एग्जीक्यूटिव है, इन पे ध्यान रखना, ठीक है। कि ध्यान क्या रखती है अभी, ये ध्यान ये रखती है जुडिशरी कि जो इनको ड्यूटी दी गई है, क्या ये अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रहे हैं कोई जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ही नहीं किया हुआ, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस राइट किए हैं उनको वायलेट करता हो, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करती है बच्चों, इन पे ध्यान रखती है। ओके, जुडिशरी में क्या क्या आता है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ जाता है, इसमें हाई कोर्ट्स आ जाते हैं आपके पास में, ठीक है, हाई कोर्ट आ जाते हैं, और इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सारे के सारे मिलके क्या है, ये क्या बनाते हैं, जुडिशरी बनाते हैं, ठीक है। चलो, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम हो गया कि जो ये 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, इनके बीच में क्या बनाए रखना, तालमेल बनाए रखना, ठीक है, ताकि जो हमारी कंट्री है वो क्या कर सके, वो स्मूथ तरीके से कंट्री वर्किंग उसकी फंक्शनिंग हो सके, ठीक है। एक तो ये काम है, ये काम किसका बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इनमें तालमेल बिठा के रखना किसका काम है, कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड थिंग, एक बच्चों क्या है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना। ये हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। इसमें हमारे जो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, वो फंडामेंटल राइट कौन कौन से दिए हुए हैं, वो मैं आपको जो लेसन नंबर 2 जब आपको सिविक्स का पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा, तो उसमें सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन से हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। अभी फॉर द टाइमिंग बता देता हूँ आपको कि बच्चों देखो, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम हो गया। राइट टू फ्रीडम मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, कोई भी स्पीच दे सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो इंडिया में, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये राइट है। राइट टू एजुकेशन, ये भी आपका क्या है, ठीक है, ये भी आपका राइट है। ओके, और इसके बाद बच्चों आप और क्या है, राइट टू इक्वलिटी,
कि आपको जो इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो अमीरों को अलग से ट्रीट किया जा रहा है, ओके, और जो गरीब है उनको अलग से ट्रीट किया जा रहा है, ओके। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। गवर्नमेंट किसी भी, जो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, उसको स्पेशली तरीके से क्या है, ट्रीट नहीं किया जा सकता है, ओके। जो जुडिशरी है मैंने बताया है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो सारे के सारे लॉस जो एक आम आदमी पे लगते हैं, जो एक कॉमन मैन फॉलो करता है, वो सारे के सारे कानून इनको भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये कोई कानून की जो आर्टिकल्स है, धारा है, अगर उसको ये वायलेट करते हैं तो इनको भी पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। ये हमारा किसके अंदर आता है, राइट टू इक्वालिटी में, ओके। तो याद रखना है बच्चों कि ये क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा काम क्या है बच्चों, ये गवर्नमेंट की जो पावर्स है ना, उसको क्या रखता है, ये कंट्रोल में रखता है, ओके। एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो जो क्या है, सपोज करो कि कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो पावर में है आजकल, ओके। अगर वो गवर्नमेंट कल चाहे कि जो कोई भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो यूट्यूब बंद कर दे, ठीक है, फेसबुक बंद कर दे, ओके, इवन दैट व्हाट्सएप बंद कर दे, ओके, या फिर वो कोई भी अगर लीडर है, कोई भी विलेज में स्पीच देता है पब्लिक के सामने, अगर उनको बैन कर दे, ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर ऐसे काम करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, क्या इससे कि हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी है, जो लोगों के पास बोलने का राइट है, वो क्या जो गवर्नमेंट उसको तो छीन सकती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा यही चाहती है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी पर्सन है वो ना बोले, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करते हैं, पर्सन आवाज उठाना शुरू करते हैं, आवाज उठाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, गवर्नमेंट की रेपुटेशन डाउन चली जाती है, और आने वाले 5 साल के बाद फिर वो गवर्नमेंट पावर में नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए हर एक गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से जो सिटीजन्स के क्या है, राइट है, उनको क्या किया जाए, खत्म कर दिया, उनको कम किया जाए जा सके, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करने की कोशिश करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो कौन पावर में आती है, फिर जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी फिर यहाँ पे ध्यान रखती है कि क्या ये जो यहाँ पे ये लेजिस्लेटर्स कर रहे हैं, ऐसे लॉ बना रहे हैं, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई लॉ, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो फिर ऐसे कानूनों को ये क्या है, जुडिशरी है, जो कोर्ट वगैरह है, उनको रद्द कर देते हैं, उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो क्या थे हमारे पास, देखो ये हमारे पास क्या थे, जो 3 आपको मेन पर्पस बनाए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता क्या है, ओके। चलो, इसके बाद बच्चों एक और पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पे, कि जो लेजिस्लेटर की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, ये कानून बनाते हैं, ठीक है। हमारी इंडिया में कानून कौन बनाता है? आप जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे इंडिया में कानून होता है, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है कि हमारे इंडिया में जो कानून बनाता है ना, वो कौन बनाता है, वो पार्लियामेंट बनाती है ना। क्या बनाती है बच्चों, वो पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे ना, ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, यानी पार्लियामेंट तो 1947 के बाद में बनी है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के बाद में, ठीक है। तो पहले क्या थी, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, यानी जहां पे क्या था, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ओके। चलो, देखो बच्चों क्या है, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में। अगर आप इजीली याद रखना चाहो, ठीक है, तो आप कैसे याद रख सकते हो कि जो हमारी आज पार्लियामेंट है ना, तो जब वो शुरू में बनी थी, जब स्टार्टिंग में उसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो वो क्या थी, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, ठीक है। अभी देखो इस लेसन में हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, ये कैसे बनी थी, ओके, कैसे इसकी पार्लियामेंट बनती है, ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके। इसके बाद देखो बच्चों, अभी चलो ये तो आपको बता दिया कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का मतलब हम इंडिया के जो पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाद में ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ही क्या बन जाती है, पार्लियामेंट बन जाती है, ठीक है। चलो, अभी बच्चों इसकी बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट होती है, देखिए बच्चों एक मिशन आता है, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, जो ब्रिटिश उनकी जो पार्लियामेंट है, उनके जो 2-3 मेंबर आते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, पैथेटिक लॉरेंस आता है, ठीक है, एक सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आता है, और एक क्या होता है, एवी अलेक्जेंडर होता है, ठीक है। ये 3 बंदे कहाँ से आते हैं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से आते हैं, ब्रिटेन की कैबिनेट से आते हैं, ठीक है। इसीलिए जब ये 3 बंदे इंडिया में आते हैं, इनके आने को ही क्या कहा जाता है, कैबिनेट मिशन बोला जाता है इनको, ठीक है। और ये कब आए थे, ये 1946 में आए थे, ठीक है बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन। यानी ये 3 बंदे थे जो इंडिया में आए थे, ओके। दूसरा क्वेश्चन, अभी ये इंडिया में करने क्या आए थे, है ना। जैसे कि ये बच्चों आप लोगों को पता ही है कि जो हमारे इंडिया पे
जो ब्रिटिशर्स थे वो कब से राज कर रहे थे, वो 1605 से लेके, ठीक है, उन्होंने 1605 से लेके अभी कहाँ तक आ गए हैं देखो, हम 1947 में, पता है आपको, हमारा कंट्री यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिलती है हमारे कंट्री को, ठीक है। तो इतने साल ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, यहाँ पे रूल करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि जो गांधी जी हैं या फिर और भी जो फ्रीडम फाइटर हैं, भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये आज़ादी के लिए डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है। अभी जो ब्रिटिश से डरने लगे थे, ठीक है, एक तो ये गांधी आंदोलन कर रहा था, और भी जो हमारी कंट्री में जो विद्रोह गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ रहे थे, तो इससे गवर्नमेंट क्या थी, घबरा गई थी, ठीक है। इसी घबराहट की वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिया में इन 3 बंदों को भेजती है कि अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इंडिया में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं, पूरी तरह से उनको अपने राइट्स के बारे में पता लग गया है, ठीक है। तो ये 3 बंदे उन्होंने इसलिए भेजे थे कि आप इंडिया में जाओ और वहाँ पे आप ये देखो कि किस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा पावर्स है, ठीक है, कि कि हमें जो पावर्स अभी हम हमारे पास हैं, पावर्स इंडिया को पूरी कंट्रोल करने की, ठीक है। अभी हमें जब हम इंडिया छोड़ के जाएंगे तो हम वो सारी की सारी पावर्स हम किसको हैंड ओवर करके जाएंगे, ठीक है। तो इस मेन पर्पज को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इस कैबिनेट मिशन को भेजते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो कैबिनेट मिशन जब इंडिया में आता है तो इंडिया की जैसे कि जो कांग्रेस होती है, यहाँ पे सबसे बिगेस्ट पार्टी थी, आप लोगों को 10th क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़े हुए, ठीक है। तो इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी होती है या फिर मुस्लिम जो यहाँ पे लीग होती है, उन लीडर के साथ में ये सारे जो 3 मेंबर्स होते हैं बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। और एट द एंड क्या करते हैं, जब ये जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये बात कह के जाते हैं जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स होते हैं कि हम आपके लिए क्या बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे, ठीक है। हम क्या बनाएंगे आपके लिए, क्या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे, जो कि क्या करेगी बच्चों, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये मैं पहले आपको ये डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। चलो, अभी जब ये कह के गए कि हम कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे असेंबली बनाएंगे, ठीक है, इसके इसके जस्ट बाद ही यहाँ पे क्या होते हैं, तो ये काम शुरू हो जाता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जुलाई, यहाँ पे याद रखना ना कि जुलाई 1946 में, ठीक है, जुलाई 1946 में बच्चों क्या होता है कि जो ये असेंबली थी ना कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, इसमें कौन कौन से मेंबर बैठेंगे, उसके लिए यहाँ पे वोटिंग होती है, ठीक है। कब होती है वोटिंग, जुलाई 1946 में। जब ये वोटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो कुछ मेंबर यहाँ पे इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। तो वो सारे मेंबर कहाँ पे बैठेंगे, अभी इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बैठेंगे, ठीक है। चलो, अभी बच्चों जब हमारे पास ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जब मतलब जहाँ पे इलेक्शंस भी हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए, ओके, यहाँ पे मेंबर्स भी जितने मेंबर आने थे यहाँ पे अभी सारे मेंबर्स बच्चों यहाँ पे हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। चलो, अभी देखो कितने मेंबर बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बैठे उस टाइम पे, 389 टोटल मेंबर उसकी स्ट्रेंथ थी, किसकी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, ठीक है। और ये मैं अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा हूँ, मतलब कब की बात कर रहे हैं हम, 1946 में, ठीक है। अभी याद रखना 1940 जब 7 के बाद मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, तो यही जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है ना, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी, इसके नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दिमाग में ध्यान रखना है कि अभी हम जब हमारे साथ में पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान भी यही भी है, इंडिया भी एक ही कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, अभी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है। तो याद रखना है तब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कितने मेंबर थे, तब 389 मेंबर थे, जब पाकिस्तान इंडिया में ही था, ठीक, ओके। चलो, अगर आपको टोटल मेंबर पूछेंगे कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कितने मेंबर हैं, तो आप बोलना है 389 मेंबर है, ठीक है। अभी देखो, अभी जो ब्रिटिश इंडिया से, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से कितने मेंबर आएंगे, इन 389 में से 296 मेंबर कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश इंडिया में से, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का मतलब ये है कि जैसे कि आज हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं बच्चों, आपको पता ही 28 स्टेट हैं, ठीक है। जब पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है, तो ये सारे 20 ऐसे करके 28 स्टेट हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास स्टेट नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे हमारे पास प्रोविंसेस हुआ करते थे, ठीक है। और वो भी कितने प्रोविंसेस थे, जो ज़्यादा प्रोविंसेस नहीं थे हमारे पास, 8 ही उस टाइम पे स्टेट, 11 हमारे पास स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया से कितने मेंबर आएंगे, 296, ठीक है। और इस 296 में से भी 292 कहाँ से आएंगे, जो यहाँ पे स्टेट्स थे, उस टाइम पे कितने स्टेट थे इंडिया में, 11 स्टेट थे, ठीक है, याद रखना है उस टाइम पे। जैसे बॉम्बे था, ओके, राजस्थान था, पंजाब था, यूनाइटेड प्रोविंस था, ओके। तो ये सारे क्या थे, यहाँ पे 11 करके ऐसे प्रोविंस इंडिया में हुआ करते थे। तो 292 मेंबर कहाँ से आएंगे, कि जो इंडिया में उस टाइम पे स्टेट थे। और 4 मेंबर कहाँ से आएंगे बच्चों, 4 मेंबर आएंगे कि उस टाइम पे जो यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है,
तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है ना कि आज हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। आप बोलोगे सर आज हमारे पास है 8 यूटीज हैं, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास जो यूनियन टेरिटरीज कितनी थी बच्चों, उस टाइम पे हमारे पास 4 यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है। तो वहां से जो यूनियन टेरिटरीज थे पहले उनको क्या बोला जाता था, वो चीफ कमिश्नर वहां पे अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है, यानी चीफ कमिश्नर उन पे ध्यान रखते थे। तो 4 मेंबर कहाँ से आएंगे, यूनियन टेरिटरी से आएंगे उस टाइम की, जो कि 4 थी, एक एक मेंबर आएगा। और 292 मेंबर कहाँ से आएंगे, जो उस टाइम पे स्टेट एग्जिस्ट किया करते थे। कितने स्टेट थे उस टाइम पे, 11 स्टेट थे, ठीक है। तो 296 मेंबर्स तो ये ब्रिटिश इंडिया से आ गए, यानी यूनियन टेरिटरीज को मिला के और जो इंडिया के स्टेट थे उनको मिला के कितने मेंबर आएंगे, 296 ब्रिटिश इंडिया से, ठीक है। इसके बाद बच्चों उस टाइम पे कुछ ऐसे एरिया भी थे जो राज्य रजवाड़े थे, जैसे कि पटियाला हो गया, ठीक है, या फिर मेवाड़ हो गया, जहाँ पे क्या से, यानी वो ऐसे एरिया से, वो ऐसे किंगडम थे जहाँ पे किसका रूल हुआ करता था, जहाँ पे जो वहाँ के राजे थे उनका रूल हुआ करता था, ठीक है। तो ऐसे स्टेट जहाँ पे जो राजों का रूल हुआ करता था, ऐसे स्टेट्स को हम क्या कहते थे, प्रिंसली स्टेट कहते थे, ठीक है। और वहां से कितने मेंबर आएंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, 93 मेंबर आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, कॉम्पोजिशन आपको याद रखनी है। किसकी कॉम्पोजिशन याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, ठीक है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, इंडिया में कब आता है, 1946 में। किसके लिए आता है ये, कि हमने पावर कौन सी पार्टी के हैंड जो हाथ में पावर ट्रांसफर करनी है, ठीक है। अभी देखो जब ये जाता है तो यहाँ पे ये वहां पे जब पहुंचता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, ठीक है, जब इंडियंस को ये एक बात बोल के जाता है कि हम क्या करेंगे, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं जुलाई 1946 में। यहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू जो मेंबर आते हैं, तो टोटल मेंबर बच्चों यहाँ पे कितनी, यहाँ पे उस टाइम पे स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 389, याद रखना है, ठीक है। और 389 से 296 मेंबर कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश इंडिया से, यानी स्टेटों को और यूनियन टेरिटरीज को मिला के, ठीक है। और 93 मेंबर कहाँ से आएंगे, उस टाइम पे जो किंगडम हुआ करते थे, वो एरियाज जिन पे जो राजे रजवाड़े थे उनका रूल हुआ करता था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में। आगे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन के तैयार हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन के तैयार हो गई है उसके इलेक्शंस हो गए हैं। यहाँ पे 389 मेंबर भी इसमें क्या है, अभी अभी बैठ चुके थे, ठीक है। चलो मुझे देखो क्या है, ये 389 मेंबर अभी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन के तैयार हो गई है, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की नहीं, जो फर्स्ट मीटिंग होती है, ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी है तो इसकी कुछ मीटिंग भी तो होगी ना। मीटिंग किसके लिए कर रहे हैं ये, ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आनी है, कौन कौन सी हमने आर्टिकल्स डालने हैं, कौन कौन सी ऐसी अच्छी बातें हैं जो हमने दूसरे कंट्रियों से लेनी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे क्या होती है, टोटल ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कितने सेशन से यहाँ पे कंडक्ट करती है, 11 सेशंस बच्चों यह क्या करती है, कंडक्ट करती है, ठीक है। पहला सेशन कब होता है, 9 से लेके 23 दिसंबर तक 1946 में, दूसरा 1947 में होता है। और ऐसे करते करते ये कितने सेशन लगते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को, इसको लगते हैं बच्चों 11, ठीक है। यानी ये क्या है, 11 सेशन से इसको टोटल लगते हैं, जब तक कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लिए प्रिपेयर नहीं कर लेती है, ठीक है। और इसका लास्ट सेशन याद रखना है कब होता है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है, आगे भी बताऊंगा पर थोड़ा याद रखना है कि इसका देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इसकी फर्स्ट मीटिंग कब होती है, फर्स्ट सेशन कब होता है इसका, 9 दिसंबर 1946 को। और लास्ट वाला सेशन कब होता है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो 11 सेशन ये क्या है बच्चों, लेती है कौन, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अभी जो फर्स्ट सेशन था ना इसका, ये फर्स्ट सेशन आपके लिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, ओके। तो बच्चों ये फर्स्ट सेशन जब ये बैठता है ना, ये फर्स्ट सेशन इसका चलता है 9 दिसंबर को, ओके। जब 9 दिसंबर को इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है, 9 दिसंबर को जब फर्स्ट मीटिंग होती है, तो उसमें आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। कि जब फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे होती है ना, तो जो आपको पता ही है कि किसी ना किसी बंदे को तो वहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो टेम्परेरी तौर पे जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है ना, वो किसको बनाते हैं, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाते हैं, ठीक है। याद रखना है कि फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ था, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट मीटिंग में टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ओके। अभी जब बच्चे उसकी सेकंड मीटिंग होती है, ठीक है, जब क्या है इसकी सेकंड मीटिंग होती है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज आपने एक चीज और याद रखनी है, वो क्या रखनी है, एक तो आपको ये डेट याद रखनी है कि सेकंड मीटिंग कब हुई थी, 11 दिसंबर को हुई थी, है ना, 1946 को। और फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी,
है ना। तो ये 2-2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो फर्स्ट मीटिंग में क्या है, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी। इसमें जो डॉक्टर सच्चिदानंद था उसको टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। और जो सेकंड मीटिंग है वो कब हुई थी, 11 दिसंबर को हुई थी। और बच्चे इसमें क्या है, इसमें परमानेंट जो है ना, इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि इंडिया के पहले जो प्रेसिडेंट भी होते हैं जब हमारी कंट्री फ्री हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखने हैं। अभी बच्चों इसकी थर्ड मीटिंग होती है। ठीक है, थर्ड मीटिंग होती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ये कब होती है, ये 13 दिसंबर को होती है। ठीक है, ये कब होती है, 13 दिसंबर को होती है। तो पहली देखो बच्चों 9 दिसंबर है, 2 दिन के बाद फिर से नई मीटिंग होती है। 9 + 2 कितने हो गए, 11, यानी 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग होती है। 11 + 2 13, यानी 13 दिसंबर को फिर क्या होती है बच्चों, तीसरी मीटिंग होती है। और तीसरी मीटिंग जब इनकी होती है ना 13 दिसंबर को, तो आपने याद रखना है यहाँ पे जो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं जिसका नाम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। ठीक है, अभी बताऊंगा बच्चों ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस भी क्या होता है। फॉर द टाइमिंग आप इतना याद रख लो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन के अभी तैयार हो गई है। और टोटली ये कितने सेशंस कंडक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, 11 सेशन से कंडक्ट करती है। पहला सेशन इसका 9 दिसंबर से स्टार्ट होता है, ओके। और लास्ट वाला सेशन कब होता है बच्चों, उसका देखो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये 1946 से लेके 1949 तक, ठीक है, टोटल कितना टाइम लगता है इनको, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है, तो बच्चों याद रखना है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितना टाइम लेती है, ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से प्रिपेयर करने में। ओके, ये बातें आपने याद रखनी है। और यहाँ पे ये 3 पॉइंट तो आपको याद रखनी है कि फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर में क्या होता है, डॉक्टर सच्चिदानंद को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 11 दिसंबर को क्या बच्चों दूसरी मीटिंग होती है, उसमें परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जो थर्ड मीटिंग होती है यहाँ पे 13 दिसंबर को, तो याद रखना है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं कौन, याद रखना है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बताऊंगा इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस होता क्या है। अगर पूछे कि इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितना टाइम लगा है, तो बता देना 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों जो कि मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा था यहाँ पे कि थर्ड मीटिंग जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की होती है 13 दिसंबर को, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रही हो आप यहाँ पे कि जो डॉक्टर यहाँ पे हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या कर रहे हैं, देखो 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट कर रहे हैं ना। ये डॉक्यूमेंट है, देखो इसको ये बता रहे हैं। देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो कि इन्होंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कि ये बातें आपको क्या करनी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करनी है, आपको ये बातें शामिल करनी है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में कही थी। तो एक तो बच्चों इन्होंने ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो क्या करेगी, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। बिल्कुल, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनी है यही तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया के लिए। ठीक है, और ये पाकिस्तान के लिए भी बनाएगी। ठीक है, तो ये दोनों बातें कही थी, याद रखना है, एक तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। और दूसरी बात इसने कही थी कि एक्सरसाइज ऑफ पावर थ्रू चूजन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कि इसने जो दूसरी बात अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में ये कही कि जो भी मिनिस्टर्स हैं जो वोटों के थ्रू आएंगे, ठीक है, वो लोग जो वोटों के थ्रू आएंगे, इलेक्शन के थ्रू आएंगे, वही बंदे क्या करेंगे, रियल पावर को होल्ड करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि आप देखते हो कि जैसे कि हम अभी 5 साल के बाद इलेक्शंस में वोटिंग करते हैं ना, तो वोटिंग के बाद हम क्या करते हैं, कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो क्या बनते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी पावर उनके पास आती है, फिर वो क्या करते हैं, हमारे बिहाफ पे आगे पार्लियामेंट को जो हमारे प्रपोजल्स होते हैं वो देते हैं। ठीक है, यानी जो रियल पावर्स होगी जब हमारा कंट्री फ्री हो जाएगा, तो किन लोगों के पास होगी, उन लोगों के पास होगी जो कि वोटिंग के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे पावर में आएंगे। ठीक है, इसकी बात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में चौथी बात इन्होंने कही कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होने चाहिए, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होने चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो मैं आपको लेसन नंबर 2 में पढ़ाऊंगा, तो वो याद रखना है। अभी फॉर द टाइम आप इतना याद रख लो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। ठीक है, और इसने एक बात और कही कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी क्या है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो जजेस हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आके
कि जो कुछ ऐसी जजमेंट हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में देंगे, ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं अगर गवर्नमेंट के ये अंडर काम करेंगे फिर तो ये सारे के सारे जितने भी डिसीजन होंगे ये गवर्नमेंट के फेवर में ही देंगे, ठीक है। तो क्या करना है कि गवर्नमेंट को और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो जुडिशरी है, उनको क्या करना है, इनको सेपरेट करना है, ठीक है। ये सेपरेट करना है, गवर्नमेंट अपना काम देखेगी और जो जुडिशरी है ये अपना काम देखेगी, ठीक है। तो ये बातें कहाँ पे कहेगी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में कहेगी, ठीक है। अगर आपको ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है, अगर तो आपको पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो 13 दिसंबर को ये क्या किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। पास कब हुआ ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कब पास करती है इसको, इसको 12 यहाँ पे 22 जनवरी 1947 में क्या करती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसको पास कर देती है, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैं आपको पहले बता रहा था, ठीक है। अभी देखो 1947 में अभी हम आ गए हैं, ठीक है। तो 1947 में आपको पता ही होता है कि जो हम यहाँ पे 15 अगस्त मनाते हैं, ठीक है। 15 अगस्त आपको पता ही है कि हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इस दिन हमारा कंट्री क्या था, आज़ाद हुआ था, किन से, ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 15 अगस्त से पहले एक दिन पहले क्या है कि जो पाकिस्तान होता है 14 अगस्त को, ठीक है। पाकिस्तान क्या है, वो अलग कंट्री बन जाता है, ठीक है। पाकिस्तान क्या है 14 दिसंबर को जो है अलग कंट्री बन जाता है, ठीक है। अभी अगर पाकिस्तान है, अगर वो अलग कंट्री बन गया है, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ये भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप भी, ठीक है। क्योंकि पहले तो आपको पता था ये तो 1946 में बनी थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जब तो पाकिस्तान भी यहीं पे था और इंडिया भी यहीं पे था, ठीक है। अभी 1947 में क्या होता है देखो, ये जो हमारा पाकिस्तान है वो क्या है, अलग से कंट्री बन जाता है। अभी वो क्या करता है कि हम हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा ना, वो अलग से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी, ठीक है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसमें से कुछ मेंबर्स कहाँ पे चले जाते हैं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में चले जाते हैं, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ कम होकर कितनी रह जाती है, 299 रह जाती है। पहले इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी बच्चों, जब पाकिस्तान भी हमारे कंट्री में था, तो याद रखना है 389 थी, ठीक है। तो याद रखना है। और यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश इंडिया से कितने मेंबर रह गए अभी, 229 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से रहेंगे। पहले कितने थे यहाँ पे, जब पाकिस्तान हमारे इंडिया में था 296, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। बताया था ना आपको, ये देखो यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना है, ये वाला 296 पहले थे। अभी देखो क्या है, देखो हमारा जो इंडिया डिवाइड हो चुका है, पाकिस्तान अलग से कंट्री बन चुका है, ठीक है। पाकिस्तान कहता है कि हमें इंडिया के साथ में काम नहीं करना है, तो हम अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और प्रिंसली स्टेट से जो पहले 93 मेंबर्स थे, अभी कम हो गए, कितने रह गए हैं बच्चों, हमारे पास रह गए हैं 70 मेंबर्स रह गए हैं, ठीक है। यानी जो पाकिस्तान के अंडर जो मेंबर आते थे वो अभी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को छोड़ के कहाँ पे चले गए हैं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में चले गए हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत ही याद रखनी है। इसीलिए क्या है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके नंबर्स क्या है, कम मेंबर्स रह जाते हैं 229, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिवाइडेड इंडिया, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक्स मैंने राइट कर दिया, तो यहाँ पे राइट करना है आपने डिवाइडेड इंडिया, ठीक है। जब क्या है हमारा कंट्री यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, पाकिस्तान अलग से बन चुका है और इंडिया अलग से नया कंट्री बन चुका है, ठीक है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उसमें से भी क्या है, मेंबर अभी कम रह गए हैं, ठीक है। जो पहले 389 थे अभी वो 229 रह गए हैं, ठीक है। अभी देखो एक बच्चों बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कि जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 389 मेंबर थे, ठीक है। अगर आपको पता होगा थोड़ा सा फ्रीडम मूवमेंट के बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे मुस्लिम लीग भी थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग हालांकि पहला सेशन भी इसको अटेंड नहीं करती है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ बंदे तो कहते थे ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, ये यहाँ पे ज़्यादा लोग हिंदू थे, है ना, कि ज़्यादा लोग हिंदू थे, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी कंट्री आपको पता ही है इंडिया में, कि ज़्यादा लोग इस क्रिटिसाइज करते हैं किसको, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को, कि यहाँ पे तो जो लोग थे ना वो ज़्यादा हिंदू थे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या ये वो कहते हैं, क्या सही में कहते हैं। देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसमें हिंदू थे, ठीक है, उसमें एंग्लो इंडियंस भी थे, ठीक है। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, यानी वो बच्चा जिसके मदर या फिर फादर क्या हो, फॉरेनर्स हो, यानी उनके पेरेंट्स में से एक जो पेरेंट्स है वो फॉरेनर चाहिए, उन उन बच्चों को हम क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियंस, ठीक है।
तो एंग्लो इंडियंस जो कैटेगरी थी उनमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसने प्रेजेंट किया उनको? फ्रैंक एंथनी ने, ठीक है। यानी आपको पता चल गया कि एंग्लो इंडियंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शामिल थे। इसके बाद जो क्रिश्चियंस थे, है ना, क्रिश्चियन भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। कौन इसको रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे एच.सी. डिसूजा, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे बैठे हैं, यानी इसके मतलब क्रिश्चियंस को भी ये असेंबली रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद जो पारसीज, ठीक है, पारसी ये भी क्या होती है? एक कम्युनिटी होती है। और इसको कौन रिप्रेजेंट करते हैं? एच.पी. मोदी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। याद रखना है ये भी आपने। इसके अलावा मुस्लिम लीग तो मैंने पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो तो कोई भी सेशन वो तो क्या करती है? पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी मुस्लिम जो बंदा है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं बैठा था, ठीक है। इनके बहुत ही जाने माने जो दो बंदे थे, जैसे कि जफर इमाम हो गया या मोहम्मद यहाँ पे सदुल्ला हो गया, ठीक है। ये दो बंदे क्या होते हैं? दो बंदे नहीं, और भी यहाँ पे मेंबर होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सिखों में से ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सिखों में से कोई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ना बैठे, ठीक है। तो यहाँ पे सिखों में से जो सिख होते हैं पंजाब के, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? सरदार हुकुम सिंह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एंग्लो इंडियंस भी हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पारसीस भी हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में यहाँ पे सिख भी हैं, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सारे के सारे क्या थे? तो यहाँ पे हिंदूस ही बैठे थे, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया ताकि आप लोगों को माइंड में पता लग जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, ये आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पिक्चर देखते हो, सारे मेंबर जितने भी मैंने बताया था ना 389 यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते थे उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे बैठे होते थे, ठीक है। सारे मेंबर यहाँ पे डिस्कशन करते थे कि हमने जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हो, किसकी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फोटो देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ से कैसे बनते हैं, वो पूछते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंडियन क्रिश्चियंस को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो बता देना एच.सी. डिसूजा ने किया था। अगर वो पूछे कि सिखों को किसने रिप्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, सरदार हुकुम सिंह ने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों क्या हैं? पूछे जाते हैं। अभी बच्चों जो हमारा इस लेसन का जो कंटेंट रह गए हैं, थोड़ा बहुत जो बचे कंटेंट है, ठीक है, हम वीडियो नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं बच्चों सेकंड वीडियो में।